मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के भाग 4 पर, और यह हमारा अध्याय 2 होगा। अध्याय 2 यानी साधारण स्पष्टीकरण, यानी जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण। इसके अंतर्गत शेष रह गई कुछ परिभाषाओं पे बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में धारा 34 तक, जिसमें सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है, वहाँ तक विस्तृत रूप से बात हो चुकी है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा धारा 40 से लेकर 52 का तक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होगा कि अपराध शब्द को विस्तृत रूप से लेंगे। अपराध शब्द की जो परिभाषा दी हुई है, ऑफेंसेस, अपराध शब्द की जो परिभाषा दी गई है वो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शन 40 में दी हुई है। जबकि अपराध शब्द की परिभाषा जो सीआरपीसी में दी हुई है, सीआरपीसी 1973, सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 2 में अपराध शब्द की परिभाषा दी हुई है। तो अपराध के संबंध में विस्तृत रूप से बात करेंगे। अपराध की परिभाषा क्या है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपराध की परिभाषा क्या है, अपराध के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, किस आधार पर माना जाएगा कि अपराध हुआ है। तो साधारणतः अपराध के 4 मुख्य तत्व होते हैं, और जिनको मैं रफली आपको बता रहा हूँ, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अपराध के जो 4 मुख्य तत्व हैं उसमें सबसे पहला ये है कि अपराध के लिए कम से कम एक मानव का होना जरूरी है, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि जानवर भी अपराध करता है, निर्जीव वस्तु भी अपराध करती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास हुआ और डेवलपमेंट होता गया, समझ बढ़ती गई, मानव मस्तिष्क का विकास होता गया, तो अपराध शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए है। प्राचीन काल में कुछ ऐसे शासनकाल थे जिसमें यदि गलती की जाती थी जानवर के द्वारा तो उसे भी दंड दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होता गया तो ये बौद्धिक स्तर उठ करके आया, और अपराध से संबंध सीधा मानव से है, यानी ह्यूमन बींग्स, यानी मानव प्राणी। दूसरी चीज, एक दोषपूर्ण कृत्य किया गया हो, मानव द्वारा एक दोषपूर्ण कृत्य किया गया हो, और यहीं तक नहीं, उस दोषपूर्ण कृत्य को करने में उसका दुराशय रहा हो। दुराशय से तात्पर्य है गिल्टी माइंड्स, यानी दोषपूर्ण कृत्य के पीछे उसका दुराशय रहा हो, यानी गिल्टी माइंड, जिसको मेंस रिया कहते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका आशय है कि कोई भी कृत्य वह मस्तिष्क दुराशय की भावना से करता है ना, गिल्टी माइंड से करता है। और इसका जो चौथा पॉइंट है वह क्षतिकारित हुई हो, यानी किसी भी प्रकार की क्षतिकारित हो, तो इनको मिला करके माना जाता है कि अपराध हुआ है। क्योंकि भारतीय दंड संहिता में भी किसी भी अपराध पर विचार करते समय 2 चीज़ों को लेकर के चला जाता है। एक तो कृत्य जो एक्ट हुआ है, और दूसरा उसके पीछे भावनाएं क्या थी, आशय क्या था, इंटेंशन क्या था। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से आपसे बात करेंगे। अपराध क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और इन सब की परिभाषाओं के बारे में डिटेल से आपको क्लियर कराएंगे। बाकी शेष इस अध्याय की जो धाराएं हैं उसको भी इसी के अंतर्गत देखेंगे। आइए पहले पॉइंट पर। अध्याय 2 की धारा 40 आप देखेंगे, जिसमें अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो धारा 40 में जो अपराध की डेफिनेशन दी गई है उसमें ये कहा गया है कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 40 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है आपको यहाँ पे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 40 की बात कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 40 के अनुसार किसी स्थानीय या विशेष विधि के अधीन, धारा 40 के अनुसार किसी स्थानीय या विशेष विधि के अधीन कोई बात 6 माह से अधिक के कारावास, चाहे जुर्माना सहित या जुर्माना रहित है, यदि दंडनीय है तो उसे अपराध कहा जाएगा।
क्लियर हो गए होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 40 के अनुसार किसी स्थानीय विशेष विधि के अधीन कोई बात 6 माह से अधिक के कारावास या जुर्माना सहित या जुर्माना रहित यदि दंडनीय है तो उसे अपराध कहा जाएगा। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 कहती है कि किसी कार्य को करके या उस कार्य का लोप करके जिसे तत्समय मतलब दैट टाइम प्रवर्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो उसे अपराध कहा जाएगा। तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 40 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 में अपराध को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है धारा 40 में कि स्थानीय विधि द्वारा जो दंडनीय हो और जिसमें न्यूनतम 6 माह कम से कम सज़ा हो, यानी 6 माह से ऊपर की सज़ा हो, और इसे जो है चाहे ये सज़ा जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना हो उसे अपराध कहा जाएगा, चाहे ये विशेष विधि से दंडनीय हो या किसी स्थानीय विधि से दंडनीय हो, लोकल लॉ से दंडनीय हो। जबकि सीआरपीसी में कहा गया है कि किसी कार्य को करके या ना करके, लोप करके मतलब ना करके, यदि तत्समय या उस समय कोई ऐसी विधि है जिसके द्वारा दंडनीय है उसे अपराध कहा जाएगा। अब हम अपराध की कुछ विशिष्ट परिभाषाएं देखेंगे। ये अपराध की कुछ विशिष्ट परिभाषाएं दी हुई हैं और आप इन्हें ध्यान से देखें, सारी परिभाषाएं नोट कर लेंगे। अपराध एक ऐसा दोषपूर्ण कृत्य होता है जो संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है तथा जिसे विधि द्वारा निषिद्ध, प्रतिषिद्ध एवं दंडनीय घोषित कर दिया जाता है। अपराध एक ऐसा दोषपूर्ण कृत्य होता है जो संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है और इसे विधि द्वारा निषिद्ध, प्रतिषिद्ध एवं दंडनीय घोषित कर दिया जाता है। ये अपराध की सर्वमान्य परिभाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामंड के अनुसार अपराध की परिभाषा क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अपराध की परिभाषा क्या दी गई है और स्टीफन साहब के अनुसार अपराध की परिभाषा क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें अक्सर पूछ लिया जाता है कि फला के अनुसार अपराध की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप इन्हें भी देख लीजिए। सामंड के अनुसार अपराध का मतलब क्या है, तो कानून द्वारा वर्जित समस्त समाज के प्रति एक क्षतिपूर्ण कार्य, कानून द्वारा वर्जित समस्त समाज के प्रति एक क्षतिपूर्ण कार्य, चाहे उसका शिकार कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अपराध कहा जाएगा। बड़ा सामान्य सी परिभाषा सामंत साहब ने दिया है कि कानून द्वारा वर्जित समस्त समाज के प्रति एक क्षतिपूर्ण कार्य, चाहे उसका शिकार कोई भी क्यों ना हो, अपराध कहा जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अपराध की परिभाषा क्या मेंशन है, अपराध कानून द्वारा निषिद्ध या लोक कल्याण के लिए हानिकारक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा दंडनीय है। ये नोट कर लीजिएगा। स्टीफन के अनुसार अपराध की परिभाषा क्या है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल होता है। तो ये अपराध की परिभाषाएं दी हैं, आप इनको पढ़िएगा और समझिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अपराध के तत्वों के बारे में, अपराध के कौन कौन से अवयव हैं। तो बेसिकली अपराध के 4 मुख्य अवयव हैं। सबसे पहला मानव प्राणी यानी ह्यूमन बींग्स, फिर दोषपूर्ण कृत्य, और फिर थर्ड है मेंस रिया यानी दुराशय, फिर लास्ट पॉइंट है चौथा परिणामिक क्षति, यानी एक मानव कम से कम जिसके द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया हो और उसके पीछे उसका गिल्टी माइंड रहा हो, यानी दूषित मस्तिष्क रहा हो, और अंत उसका परिणामिक क्षति रही हो, मतलब परिणाम उसका क्षति या नुकसान रहा हो किसी भी प्रकार की। तो अपराध के ये 4 तत्व हैं जिनके आधार पर सिद्ध किया जाता है कि कोई कृत्य अपराध है या नहीं। प्राचीन काल में क्या था कि दोषपूर्ण कृत्य को ही अपराध मान लिया जाता था, दोषपूर्ण कृत्य को ही अपराध मान लिया जाता था। उसके पहले प्राणी द्वारा किया गया दोषपूर्ण कार्य ही अपराध माना जाता था। प्राणी में मानव
जीव जंतु और जानवर तक आते थे। कुछ ऐसे प्राचीन राजवंश हुए हैं जिसमें यदि जानवर खेत में पड़ जाता था तो उसे लाठी डंडे से पीटने की सज़ा सुनाई जाती थी, या उसके कान काट दिए जाते थे, या उसे और किसी प्रकार की चोट पहुंचाई जाती थी। जैसे जैसे सभ्यता डेवलपमेंट हुई और धीरे धीरे सभ्यता जब बढ़ी तो इसमें कहा गया कि अपराध करने के लिए कम से कम एक मानव होना चाहिए, और मानव द्वारा यदि दोषपूर्ण कृत्य किया गया है तो उसके पीछे कम से कम दुराशय होना चाहिए। और ये दुराशय जो है एक लैटिन भाषा के शब्द मेंस रिया से निकला हुआ है। दुराशय लैटिन भाषा का शब्द है जिसको अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। मेंस रिया से निकला है। उसका तात्पर्य ये है कि जब तक कोई कृत्य अपराध नहीं होगा, जब तक उसके पीछे एक दूषित मस्तिष्क ना हो, यानी गिल्टी माइंड ना हो, और अंत उसका क्षति हो, परिणाम उसका क्षति हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए अपराध के ये 4 तत्व हैं जिनके आधार पर सिद्ध किया जाएगा कि कोई कृत्य अपराध है या नहीं है। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं मानव प्राणी। आधुनिक विधि के अंतर्गत पूर्णतः स्थापित है कि अपराध केवल मानव द्वारा ही किया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आधुनिक विधि के अंतर्गत पूर्णतः स्थापित है कि अपराध केवल मानव द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि दुराशय मानव मस्तिष्क की उपज है। क्योंकि दुराशय मीन्स गिल्टी माइंड या दूषित मस्तिष्क मानव मस्तिष्क की उपज है, और दुराशय के बिना कोई कृत्य अपराध नहीं होगा। अच्छा, एक नोट लिखा है नीचे, इसको देख लीजिए। इस अवधारणा के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कंपनी है, फर्म है, या कोई निगम आदि है, तो कुछ अपराधों के लिए इन्हें भी उत्तरदायी बनाया जा सकता है, इन्हें भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। तो ये मानव नहीं है बल्कि ये एक संस्था या निर्जीव हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दोषपूर्ण कृत्य, जिस पे बात करेंगे सेकेंड पॉइंट पे। पहला आपने देखा कि मानव प्राणी, यानी अपराध के 4 तत्व होंगे। मानव प्राणी होना चाहिए, दोषपूर्ण कृत्य होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए और परिणामिक क्षति होना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट है दोषपूर्ण कृत्य। किसी भी कार्य को अपराध होने के लिए यह आवश्यक होता है कि किसी मानव प्राणी द्वारा दोषपूर्ण कोई कृत्य अवश्य किया गया हो। यह एकल कृत्य या कृत्यों की श्रृंखला के रूप में हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को अपराध होने के लिए, कोई कार्य अपराध है या नहीं, इसका मतलब है यहाँ पे यह जरूरी हो जाता है कि यह किसी मानव द्वारा किया गया हो और दोषपूर्ण कृत्य हो। किसी मानव द्वारा किया गया हो या और दोषपूर्ण कृत्य हो, उसे अपराध कहा जाएगा। यह एकल कृत्य हो सकता है या कृत्यों की श्रृंखला हो सकता है। इसका क्या मतलब है? एक व्यक्ति किसी महिला का अपहरण करता है, उसका बलात्कार करता है और हत्या कर देता है। ये क्या हुआ? कृत्यों की श्रृंखला हुई, और ये सभी दोषपूर्ण कृत्य थे जिसके पीछे उसका इंटेंशन दुराशय था, यानी गिल्टी माइंड्स था। या किसी बच्चे का अपहरण फिरौती के लिए किया जाता है और फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कृत्यों की श्रृंखला के रूप में ये हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दोषपूर्ण कृत्य की परिभाषा के जो अपवाद हैं उसमें दुष्प्रेरण और षड्यंत्र आते हैं। ये दोषपूर्ण कृत्य के अपवाद हैं, अर्थात दोषपूर्ण कृत्य में नहीं आते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे दुराशय। इसके अंतर्गत दुराशय पर बात करेंगे। तीसरे तत्व, अपराध का जो तीसरा तत्व है दुराशय, जिसको मेंस रिया लिखा गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। आधुनिक अपराध विधि, आधुनिक अपराध विधि के सामान्य सिद्धांत के रूप में ये स्थापित हो चुका है कि कोई दोषपूर्ण कृत्य तभी अपराध माना जाएगा जब वह दुराशय के साथ किया गया हो। मेंस रिया यानी दुराशय का मतलब क्या है? आधुनिक अपराध विधि के सामान्य सिद्धांत के रूप में यह स्थापित हो चुका है कि कोई दोषपूर्ण कृत्य तभी अपराध माना जाएगा जब वह दुराशय के साथ किया गया हो। फुल स्टॉप। प्राचीन सूक्ति एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, अर्थात मेंसरिया, जिसको शार्ट में हम मेंसरिया बोलते हैं, वो एक शुक्ति है जिसका पूरा नाम है एक्ट्स नॉन फेसिट रियम निशी मेंसिट रिया, जिसको शार्ट में मेंसरिया कहते हैं। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अभिप्राय है
कि कोई कार्य अपराध नहीं होता है जब तक कि मस्तिष्क दूषित ना हो। मेंस-रिया का जो मतलब है वो ये है कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं होता है जब तक कि गिल्टी माइंड ना हो, मस्तिष्क दूषित ना हो। यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिखा है कि न्यायाधीश कोक के अनुसार यह सुक्ति संत अगस्टाइन के उपदेशों में समाहित थी। जिस सुक्ति की बात कर रहे हैं एक्ट्स नॉन फेसिट्रियम निशी मेंसिट्रिया, इसके बारे में न्यायाधीश कोक कहते हैं कि यह सुक्ति संत ऑगस्टाइन के उपदेशों में समाहित थी। तो ये मेंस-रिया की आपने साधारण सी परिभाषा देखी कि कोई भी कृत्य, ऐसा कृत्य जो दोषपूर्ण कृत्य है, वह तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक वह दुराशय के साथ न किया गया हो, यानी उसको करते समय मस्तिष्क दूषित ना हो। अब हम बात करेंगे कि दुराशय से संबंधित कुछ प्रमुख वाद जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो वाद कब आए और उसका मतलब क्या था, ये आइए देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर दुराशय से संबंधित कुछ केस स्टडी दी हुई हैं, कुछ वाद दिए हुए हैं, जिनमें पहला है आर बनाम प्रिंस, दूसरा है क्वीन बनाम टाल्सन, तीसरा है सेराज बनाम रोंटिजेन, और इसी के बेसिस पर था नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जिसका डिसीजन बिल्कुल सेराज बनाम रोंटिजेन मामला जैसा ही रहा और सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये केसेस याद रखिएगा। आर बनाम प्रिंस ये दुराशय के संबंध में दिए गए सारे वाद हैं। आर बनाम प्रिंस 1875 का मामला है। इसमें दुराशय की उपस्थिति पर न्यायालय द्वारा बल दिया गया था। क्वीन बनाम टाल्सन 1889 के मामले में भी दुराशय पर बल दिया गया था। सेराज बनाम रोंटिजेन 1875 के मामले में संविधि में दुराशय की उपस्थिति को न्यायालय द्वारा स्वीकारा गया था। संविधि में यानी कानून में दुराशय की उपस्थिति को न्यायालय द्वारा स्वीकारा गया था। ये मामला था सेराज बनाम रोंटिजेन। और एग्जैक्टली नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में क्या हुआ था, सेराज बनाम रोंटिजेन के मामले में जो स्थापित अवधारणा थी उसको एज इट इज सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा कि दुराशय यानी मेंस-रिया से संबंधित जो प्रमुख केस हैं वो आपके हैं आर बनाम प्रिंस, दूसरा है क्वीन बनाम टाल्सन, तीसरा है सेराज बनाम रोंटिजेन और चौथा है नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो ये केस आप नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। दुराशय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आप देखेंगे, मेंस-रिया। भारतीय अपराध विधि इस अवधारणा को मान्य ठहराती है कि कोई कृत्य बिना दुराशय के अपराध नहीं हो सकता। यानी जो भारत का कानून है वह यह स्वीकार करता है, इस अवधारणा को मान्य स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि कोई भी कृत्य बिना दुराशय के अपराध नहीं हो सकता है। किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पेनल कोड में अंग्रेजी कॉमन लॉ की तरह से दुराशय की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी पूरी इंडियन पेनल कोड में 1860 की जो भारतीय दंड संहिता है, इसमें सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन 511 यानी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 23 तक कहीं भी दुराशय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, मेंस-रिया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हाँ, इसके बदले में इसके समरूपी शब्द जिनको हम दुराशय जैसा ही स्वीकार कर सकते हैं, ऐसे कई शब्दों का उल्लेख किया गया है। जैसे धारा 304 का उपेक्षापूर्ण मतलब आपका कोई भी ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्य जिसके द्वारा किसी की मृत्यु कारित हो जाए। धारा 304 का जो अक्सर एक्सीडेंट के मामलों में लगाई जाती है, या उतावलेपन में, आपके उतावलेपन में किया गया कोई कार्य जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचने की संभावना हो या क्षति हो जाए। इसमें आईपीसी का सेक्शन 279 है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति
उतावलेपन से वाहन को चलाता है पब्लिक प्लेस पर या हाँकता है। 279। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है दुराशय के स्थान पे, अर्थात दुराशय शब्द को भारतीय दंड संहिता में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जो भारतीय विधि है वो इस अवधारणा को यानी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करती है कि कोई भी कृत्य बिना दुराशय के अपराध नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, भारतीय अपराध विधि इस अवधारणा को मान्य ठहराती है कि कोई भी कृत्य बिना दुराशय के अपराध नहीं हो सकता है, किंतु भारतीय दंड संहिता में अंग्रेजी कॉमन लॉ की तरह से दुराशय की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि इसके विशेष रूप को स्वीकार किया गया है, जिसके अंतर्गत बेईमानी पूर्वक, स्वेच्छया पूर्वक, जानबूझकर, सआशय, कपटपूर्वक, उतावलेपन से, चाहते हुए, भ्रष्टता पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका अर्थ गिल्टी माइंड से ही काम करना है, दूषित मस्तिष्क से ही काम करना है या दुराशय से ही इसका तात्पर्य है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है अपराध का जो चौथा तत्व है परिणामिक क्षति, यानी पहला तत्व है अपराध का कि एक प्राणी हो यानी मानव और दोषपूर्ण कृत्य करे जिसका आशय दुराशय हो और अंत उसका परिणामिक क्षति हो। तो परिणामिक क्षति के बारे में हम देखेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा कोई दोषपूर्ण कृत्य दुराशय के साथ पूर्ण हो जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा यानी अपराध के लिए कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए, दोषपूर्ण मस्तिष्क होना चाहिए और दुराशय के साथ कोई काम पूर्ण हो जाता है तो अपराध कहा जाएगा। यह अपराध का चौथा तत्व कहा जाता है, मीन्स परिणामिक क्षति। हालांकि कुछ मामलों में कृत्य का पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, ये अपवाद स्वरूप है कि कुछ मामलों में कृत्य का पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, जैसे प्रयत्न। तो आत्महत्या का प्रयत्न ही अपने आप में अपराध है, चोरी का प्रयत्न ही अपने आप में अपराध है, लूट का प्रयत्न ही अपने आप में अपराध है, जिसके लिए धारा 511 में दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ प्रयत्न ऐसे हैं जिसको मैंने आपको पीछे बताया है कि जैसे हत्या का प्रयास धारा 307 में, मानव वध का प्रयास 308 में, आत्महत्या का प्रयास 309 में। इस तरह से कुछ प्रयत्नों के लिए दंड की व्यवस्था अलग से की गई है। शेष जितने भी अटेम्प्ट हैं, प्रयत्न हैं, वो 511 में दंडित किए जाएंगे। तो कुछ मामलों में कृत्य का पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, जैसे प्रयत्न, दुष्प्रेरण या षड्यंत्र आदि। तो इस तरह से अपराध के 4 तत्व आपने देखे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप मेंटेन करके चलेंगे। अच्छा, धारा 41 में विशेष विधि का उल्लेख किया गया है और धारा 42 में 42 में स्थानीय विधि का उल्लेख किया गया है, यानी स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ। तो जो विशेष विधि होती है, विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू हो। विशेष विधि भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के तहत स्पेशल कानून या स्पेशल लॉ वो है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू हो, और स्थानीय विधि वह विधि होती है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग या क्षेत्र पर लागू हो, यानी लोकल लॉ। तो स्थानीय लॉ का मतलब होता है स्टेट वाइज, क्षेत्र वाइज कोई कानून बनता है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार कोई कानून बनाती है या यूपी गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है या राजस्थान सरकार कोई कानून बनाती है, तो इसे स्थानीय कानून कहा जाता है। तो ये राजस्थान के अंदर या उसके किसी भाग पर लागू होते हैं। तो स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग या क्षेत्र पर लागू होती है। आइए अगले पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका धारा 43 अवैध यानी इलीगल, धारा 44 क्षति यानी इंजरी और धारा 50 धारा यानी सेक्शन। तो धारा 43 इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 43 में अवैध शब्द को परिभाषित किया गया है। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण आप देख रहे हैं जिसका सेक्शन 43 है। तो अवैध शब्द को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 43 के अंतर्गत अवैध शब्द को परिभाषित किया गया है। अवैध शब्द उस हर बात के लिए लागू है, अवैध शब्द उस हर बात के लिए लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्रवाई मतलब दीवानी कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो।
अवैध कहा जाएगा। अवैध शब्द उस हर बात के लिए लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो और सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, उसे धारा 43 के तहत अवैध कहा जाएगा, यानी इल्लीगल कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 44 क्षति यानी इंजरी। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 के अनुसार क्षति शब्द किसी प्रकार की चोट का द्योतक है या परिचायक है। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 44 के अनुसार क्षति शब्द किसी प्रकार की चोट का द्योतक है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या उसकी ख्याति संपत्ति को गैर कानूनी रूप से पहुंचाई जाती है। यानी धारा 44 में क्षति शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य है कि किसी को चोट पहुंचाना, और ये चोट मानसिक चोट भी हो सकती है, शारीरिक चोट भी हो सकती है, उसकी ख्याति को भी नुकसान, उसकी प्रसिद्धि को भी चोट पहुंचाया जा सकता है, या उसकी संपत्ति को भी गैर कानूनी रूप से चोट पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 50 जिसमें धारा को परिभाषित किया गया है। तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 50 के अंतर्गत धारा शब्द को परिभाषित किया गया है और इसमें कहा गया है कि संहिता के प्रत्येक अध्याय में जो क्रमांक लिखे गए हैं उसे हम धारा कहेंगे। मीन्स जो संख्यांक है या नंबरिंग है उसे हम धारा कहेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 51 शपथ और धारा 52 सद्भावपूर्वक। तो धारा 51 में शपथ यानी ओथ को परिभाषित किया गया है और धारा 52 में सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ को परिभाषित किया गया है। तो इसमें देखें भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 51 में शपथ शब्द को परिभाषित किया गया है। हो सकता है आपसे केवल इतना पूछ ले कि इंडियन पेनल कोड 1860 की किस धारा में शपथ को परिभाषित किया गया है, बस डिटेल पूछने की ज़रूरत नहीं है, और या कुछ डिटेल भी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 51 में शपथ शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत विधि द्वारा प्रतिष्ठापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान, विधि द्वारा प्रतिष्ठापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में सबूत के तौर पर उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो, शपथ कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि विधि द्वारा प्रतिष्ठापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान या किसी भी पब्लिक सर्वेंट के सामने या न्यायाधीश के सामने शपथ पूर्वक कोई कथन किया जाए जिसका उपयोग न्यायालय में किया जा सके, उसे हम शपथ कहेंगे। और धारा 51 में इसकी डेफिनेशन को मेंटेन किया गया है। धारा 52 है सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ। भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के अनुसार जब कोई बात सतर्कता और ध्यान के अभाव में की गई हो, जब कोई बात सतर्कता और ध्यान के अभाव में की गई हो या मानी गई हो तो वो सद्भावपूर्वक नहीं कही जाएगी। यानी सद्भावपूर्वक कार्य वही हो सकता है या तो वो कार्य विशेषज्ञ द्वारा किया गया हो, जैसे डॉक्टर का कार्य क्या होता है, अगर शल्य चिकित्सा के दौरान किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो वह डॉक्टर इसके लिए दोषी नहीं है क्योंकि उसका कार्य क्या है, सद्भावपूर्वक है। और सद्भावपूर्वक यहाँ पे कार्य उसका इसलिए क्योंकि वह उसका विशेषज्ञ है। तो यहाँ पर लिखा है सतर्कता और ध्यान के अभाव में की गई या मानी गई कोई बात सद्भावपूर्वक नहीं कही जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट धारा 52 का, जिसमें संश्रय यानी हार्बर या आश्रय को परिभाषित किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। इसके अंतर्गत संश्रय यानी आश्रय 52 का ये अमेंडमेंट के बाद जोड़ी गई है। इसमें है क्या कि धारा 157 का दोषी व्यक्ति और धारा 130 का। धारा 130 में क्या हुआ है कि कोई कैदी हिरासत से भागता है या उसे छुड़ा लिया जाता है और कोई व्यक्ति उसे आश्रय देता है, भोजन देता है, पेय देता है, धन वस्त्र आयुध देता है। या धारा 157 विधि विरुद्ध जमाओं के लिए, विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए सदस्यों को कोई आश्रय देता है। धारा 157 में क्या है, विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को आश्रय देता है। और 130 में क्या है कि कोई कैदी भाग निकलता है हिरासत से या छुड़ा लिया जाता है और उसे आश्रय देता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि यही आश्रय अगर एक पति अपनी पत्नी को देता है
और पत्नी अगर पति को देती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। यानी पति द्वारा पत्नी को किसी प्रकार का आश्रय या सहायता दी जाती है या पत्नी द्वारा पति को दिया जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। पूरा पढ़िए, देखिए धारा 52 का में संश्रय यानी आश्रय को परिभाषित किया गया है। धारा 157 तथा धारा 130 के तहत दंडित किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या परिवहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या ना हों अथवा किसी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचाने में सहायता देना संश्रय के अंतर्गत आएगा, आश्रय के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत पति या पत्नी नहीं आएंगे। कहने का मतलब है अगर पति द्वारा किसी प्रकार की सहायता अपनी पत्नी को दी जाती है वो संश्रय के तहत अपराध नहीं होगा, या पत्नी द्वारा पति को दिया जाता है तो वह भी अपराध नहीं होगा। तो इस तरह से ये अध्याय 2 कंप्लीट हो गया है। जनरल एक्सप्लेनेशन यानी साधारण स्पष्टीकरण इस ये 52 का तक है। अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट पे, तो इसका 5वां वीडियो क्लास होगा जिसमें अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।